डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें कि ये जितने भी प्रश्न हैं हम पवन सीरीज से डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे हमने पूरा खत्म कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। और देखिए फ्रेंड्स, उसी में से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आप उसको बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रथम पेपर होता है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, अब उस क्लास की टाइमिंग है सुबह 8 बजे हो गई है और इस क्लास की टाइमिंग 10:30 बजे, और उसके बाद 12 बजे साइंस की, मैथ की 2 बजे, 3:15 बजे सामाजिक अध्ययन, 5 बजे हिंदी, 9 बजे इंग्लिश एंड 10 बजे मॉक टेस्ट। तो कुल 7 सब्जेक्ट इस तरीके से पूरा खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब भी आप स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार करने के लिए जो संचालन समिति गठित की गई उसके अध्यक्ष कौन थे। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 नामक दस्तावेज तैयार करने के लिए जो संचालन समिति गठित की गई उसके अध्यक्ष कौन थे। तो प्रोफेसर यशपाल थे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। अगला जो सेकंड क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987 से 1988 के बीच में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू की गई थी। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य क्या था, ठीक है। यहाँ पर जो प्रश्न है आपका, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना था, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये इसका आरंभ या कह सकते हो शुभारंभ जो हुआ था कब लागू हुआ, ठीक है, तो 1987 और 1988 में। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका जो उद्देश्य हो जाता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य जो है प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। यानी जो भी शिक्षण सामग्री, जो भी आवश्यकता पड़ती है कि किस तरीके से जो भी शिक्षण जब हम पढ़ाते हैं, ठीक है, जब एक शिक्षक पढ़ाता है तो उसमें क्या ऐसी वस्तुओं की आवश्यक पड़ सकता है जिस टाइम उनको वही आप कह सकते हो, जैसे कि हमने इंग्लिश में पढ़ा था कि तुरंत रिकॉल, यानी जो भी जिस टॉपिक पे आप चर्चा कर रहे हो वो दिखाने के लिए वैसा फिगर, चित्र, मॉडल, ये सब कुछ होना चाहिए। तो ये जब किसका दायित्व ये कौन देता है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत ये सब कुछ आता है। अगला जो क्वेश्चन है कि सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम यानी पी मोस्ट का उद्देश्य क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट का उद्देश्य क्या था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्थितियों से अवगत कराना और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि सॉफ्ट कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है। तो सॉफ्ट कार्यक्रम का पूरा नाम है प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न है कि सॉफ्ट किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई। तो प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों हेतु, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही यही है प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। तो इसका उद्देश्य क्या था, किसके लिए संचालित की गई थी, तो प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों हेतु। तो फ्रेंड्स, आप भी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बनेंगे, ठीक है, और तो आप भी क्या यहाँ जो आपके लिए जो संचालित की जाएगी सॉफ्ट। अगला जो प्रश्न है कि बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी है। तो बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी थी, तो 5 अक्टूबर 1993 से बेसिक शिक्षा परियोजना प्रभावी थी। अगला प्रश्न है कि बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने अंग हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिक शिक्षा परियोजना के कुल 3 अंग हैं। संस्थागत यानी क्षमता में वृद्धि, दूसरा गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता, बेसिक शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना। तो ये बेसिक शिक्षा परियोजना के अंग थे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संस्थागत यानी संस्थागत क्षमता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता, बेसिक शिक्षा तथा पहुंच सुनिश्चित करना, ठीक है। तो ये 3 अंग हो जाते हैं। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि नए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों
या संस्थाओं को विकसित करने का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? तो नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो यह दायित्व प्रत्येक जिले की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को, यानी आप सिंपल कह सकते हो नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो डायट को सौंपा गया है। DPEP का पूरा नाम क्या है? तो DPEP का पूरा नाम होता है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम हिंदी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था? तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में स्टार्ट हुआ था। वर्ष 1997 में DPEP द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले चुने गए? तो वर्ष 1997 में DEP द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 22 जिले चुने गए। अगला प्रश्न देखिए, हमने बहुविकल्पीय प्रश्न में भी ये डिस्कस किया था। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं और इसका दूसरा नाम जो है वो होता है विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम। अब देखिए यहाँ पर इसका दूसरा नाम है विद्यालय उन्मुख कार्यक्रम। तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है, यानी आप सिंपल कह सकते हो स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम। जो सेकंड जो क्वेश्चन है 2002 का पूछा हुआ, 2019 का सेकंड पूछा हुआ प्रश्न है कि विद्यालय उन्मुखी, यानी हम स्कूल रेडीनेस ही इसका दूसरा नाम है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका जो मतलब होता है विद्यालयों उन्मुख कार्यक्रम का अर्थ है विद्यालय की ओर उन्मुख करने वाला, अर्थात वह कार्यक्रम जिसके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति आकर्षित हो। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से प्रारंभिक 6 सप्ताह 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है और इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप बहुत ही आसानी के साथ समझ गए होंगे कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या होता है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम होता है विद्यालय उन्मुख, यानी विद्यालय की तरफ आकर्षित होना, ताकि जो भी बच्चे हैं उनको तैयार करना, उनका एडमिशन करवाना। अगला जो प्रश्न है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला जो राज्य है वो है केरल। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन के लिए कौन कौन से अभिकरण उत्तरदायी हैं? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालन के लिए कौन कौन से अभिकरण उत्तरदायी हैं? तो देखिए इसके लिए जिला शिक्षा समितियां, स्वैच्छिक संगठन तथा अन्य अभिकरण जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, श्रमिक विद्यापीठ एवं नेहरू युवा केंद्र आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में कब से संचालित किया गया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्व शिक्षा अभियान भारत के सभी जनपदों में कब से संचालित किया गया? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2002 में सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में जारी किया गया या संचालित किया गया। अगला प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती थी या होती है और उनकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है? सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है और उनकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा कि इस अभियान को केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चलाती है, यानी सर्व शिक्षा अभियान को केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार, भारत सरकार 65% तथा राज्य सरकार जो है 35% की सहभागिता या आप कह सकते हो इसके लिए मदद करती है। तो इस तरीके से 65% जो है केंद्र सरकार और 35% जो है राज्य सरकार, यानी जो अपना उत्तर प्रदेश है वो इसमें सहभागिता करती थी, यानी सर्व शिक्षा अभियान में। अगला जो प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि NPEGL क्या है? यानी इसका फुल फॉर्म होता है N से नेशनल, P से प्रोग्राम, E से एजुकेशन, उसके बाद G से गर्ल और E से एलिमेंट्री, L से लेवल। यानी अगर हम पूरा कहें नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स
एट एलिमेंट्री लेवल। यानी ये है क्या? तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। उनकी उपस्थिति, ठहराव व प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित कराई जाती है। यानी ये जो आपका NPEGL है, ये सबसे ज्यादा फोकस किस पे करता है? तो गर्ल्स पे करता है। क्या गर्ल्स स्कूल प्राथमिक विद्यालय में अपना एडमिशन करवाई है? क्या वो डेली रेगुलर स्कूल जा पा रही हैं? क्या उनके घर वाले, यानी पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किस पे होता है? तो NPEGL पे होता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि NPEGL का क्षेत्र बताइए। तो महिला साक्षरता के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंड 10% से कम साक्षरता वाले विकास खंड तथा चयनित शहरी जो है इसमें बस्तियां शामिल है। अगला जो प्रश्न है कि स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया गया? तो जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर। अगला जो प्रश्न है कि स्कूल चलो अभियान कब तक चलाया जाता है? तो 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाता है, क्योंकि उसी में एडमिशन होता है। अगला जो प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का जो उद्देश्य है, बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि यानी समान दृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं के गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास। नेक्स्ट प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई? तो यह योजना जो है 2004 से 2005 में स्टार्ट की गई थी। अगला प्रश्न है कि बाल बालिकाओं, ठीक है, बालक बालिकाओं के अधिकारों को के हनन को हम क्या कहते हैं? यानी जब उनके अधिकार को छीन लिया जाता है और कोई और काम दे दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं बाल श्रम। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि मध्याह्न यानी जो दोपहर का भोजन है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो विद्यालय में बच्चों को ड्रॉप आउट होने के कारण। ठीक है, ताकि जो बच्चे हैं कि दोपहर में खाना खाएं, ठीक है, फिर से वो थोड़ा फ्रेश हो, उसके बाद से वो जो भी उनकी पढ़ाई होती है दोपहर के बाद, उसमें वो अच्छे से जो भी है फोकस कर सके। अगला जो प्रश्न है कि मध्याह्न यानी दोपहर भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई थी? तो 15 अगस्त 1995 से लागू की गई थी। बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1950 को बाल अधिकार को निर्धारित किया गया। अगला प्रश्न है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए और बालकों के शारीरिक, मानसिक और प्रताड़ना न दी जाए। तो ये शिक्षा अधिकार अधिनियम की 2 विशेषताएं हैं। अगला देखिए 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है कि बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट है? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जितने भी प्रश्न थे, अगर आप देखिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और इसको पढ़ लेते हो तो 100% कह रही हूँ कि इसी में से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। और मैं बार बार कहती हूँ, जो एग्जाम यानी जो पेपर बनाता है वो ज्यादा बुक नहीं देखने जाता है, सीरीज लेता है और उसी में से जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट क्वेश्चंस होते हैं वही आपके एग्जाम में दे दिए जाते हैं। तो आप सभी को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं 12 बजे वाली क्लास में, जो कि साइंस की क्लास है। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज गाइज लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।